कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से हमें गिरफ्तारी से संरक्षण मिलता है, फिर उसी में कुछ संविधान निर्माणकर्ताओं ने ऐसी व्यवस्था बनाई कि कुछ सरकार को भी अधिकार मिल गया, जैसे हम प्रिवेंशन डिटेक्शन एक्ट जिसे कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कल की क्लास में देख लिया था, और उससे पहले भी हम लोगों ने देखा था कि हमें क्या क्या स्वतंत्रता मिली हुई है। आज हम देखते हैं अनुच्छेद 22 तक तो हम लोगों ने पिछली क्लासों में देख लिया था। आज हम देखते हैं अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में हमारे लिए क्या क्या प्राविधान किए हैं संविधान निर्माणकर्ताओं ने। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 या अनुच्छेद 24, आज की क्लास में हम इन्हीं दोनों अनुच्छेदों के बारे में अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। कहां से पेपर में प्रश्न निकल के आता है उसको अच्छी तरह से हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, रटने की जरूरत नहीं है, केवल आप कुछ देर तक क्लास में से जुड़े रहिए। जब तक क्लास चल रही है आप बेहतरीन तरीके से यहाँ बैठे रहिए। ये नहीं कि दिल कहीं और दिमाग कहीं और क्यों शरीर यहाँ बैठे, ऐसा नहीं। बस थोड़ी देर के लिए आप दिल दिमाग सब कुछ यहाँ लेके बैठ जाइए। रटने की जरूरत है ही नहीं, और कुछ भी नहीं करना, बस सब समझ में आ जाएगा। एक बार समझ में आ गया तो पेपर सेटर कहीं से भी पेपर प्रश्न निकाले आप उसे बखूबी हल कर सकते हैं। हम देखते हैं अनुच्छेद 23 क्या कहता है। अनुच्छेद 23 कहता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ध्यान दीजिए, यहाँ शोषण के विरुद्ध अधिकार हमको देता है कि हमारा शोषण नहीं होना चाहिए। अब कह रहा है, यहां देखिए, कह रहा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अर्थात किसी भी प्रकार का जो है ऐसा नहीं होना चाहिए दुर्व्यवहार कि जो हमारी गरिमा के खिलाफ हो। आपको याद होगा कि पीछे ही हम लोगों ने देखा था कि हमारे संविधान निर्माणकर्ताओं ने क्या व्यवस्था बनाई थी कि हमारा जो है स्वाभिमान जिंदा रहना चाहिए। हमें एक गरिमामयी जीवन जीने का अधिकार कौन देता है? हमारा संविधान देता है। तो यहाँ क्या कह रहा है कि अगर आपकी गरिमा गिरती है, आपका स्वाभिमान पे चोट लगती है, तो इसका मतलब सर सीधे सीधे कि आपका शोषण हो रहा है। तो यहाँ क्या कह रहा है अनुच्छेद 23 कि शोषण नहीं होगा। संविधान ने जो स्वाभिमान या गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार हमको दिया है उसमें आपके कमी नहीं होनी चाहिए। सीधा इसका उल्लेख किया संविधान निर्माणकर्ताओं ने अनुच्छेद 23 में कि किसी भी प्रकार का शोषण नहीं होगा। अगर आपकी गरिमा गिरती है तो ये गरिमा गिरनी नहीं चाहिए, नहीं अन्यथा इसको अनुच्छेद 23 का सीधे सीधे उल्लंघन मान लिया जाएगा। इसमें क्या है कि जैसे आप लोगों ने पहले ही देखा था कि एक अमीर आदमी एक गरीब आदमी का शोषण करता है, साहूकार किसान का शोषण करते हैं, या आज हम यूं ही समझ लें कि अमूमन जो उच्च अधिकारी हैं छोटे अधिकारियों का शोषण करते हैं। जैसे अभी कोई कार्यक्रम हो जाए तो उसमें छोटे कर्मचारियों की ड्यूटी लग जाती है। अगर कुछ गलत होता है तो सबसे पहले छोटे कर्मचारी निलंबित होते हैं। तो ये शोषण नहीं, ये शोषण के तहत ये लोग जो है व्यवस्था बनाते हैं कि बड़ा आदमी जो है छोटे आदमी का शोषण करता है। रही बात अधिकारियों की, अधिकारी अपने जो नीचे कर्मचारी होते हैं उन्हीं के तहत ये अपना कार्य करवाते हैं। तो यहां पर हमें संविधान निर्माणकर्ताओं ने क्या कहा कि जो अभी तक शोषण कर रहे थे, साहूकार अमीर वर्ग शोषण कर रहा था, अब ऐसा कुछ भी नहीं चलेगा। आपको एक गरिमामय जीवन जीने का अधिकार है। काफी विचार विमर्शों के बाद यह फैसला हुआ कि अनुच्छेद 23 में जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, वो शोषण किस तरीके से शोषण हो रहा है, कौन कौन सा शोषण हो रहा है, सब शोषणों को समाप्त करने का प्रयास किया गया। जैसे संविधान निर्माणकर्ताओं ने सबसे पहले क्या कहा कि मानव दुर्व्यापार नहीं होगा। इसमें कहता है संविधान निर्माणकर्ताओं ने कहा कि मानव दुर्व्यापार नहीं होगा। कहने का मतलब कि मानवाधिकार के खिलाफ कोई भी कार्य नहीं होगा। कोई भी कार्य ऐसा नहीं है कि जो मानवाधिकार का उल्लंघन करता हो। जैसे क्या होता था कि पहले मानव अंगों के तस्करी होती थी या आदमी की खरीद फरोख्त होता था। तो इसमें क्या कहा गया अनुच्छेद 23 में कि आपके मानव दुर्व्यापार नहीं होगा। किसी भी कीमत पे ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि जिसे मानवाधिकार का उल्लंघन हो। अगला क्या कहा इसमें? अगला कहा कि जो महिला हैं एवं बच्चे हैं, बच्चों का अनैतिक व्यापार नहीं होगा। अनैतिक व्यापार नहीं होगा। कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि जो किसी के गरिमा के खिलाफ हो। सीधा सीधा यह कहता है कि जो संविधान में हमें गरिमामय जीवन जीने का अधिकार मिला हुआ है,
जो भी व्यवस्था हमारे लिए बनाई गई है, अगर उसका उल्लंघन होता है तो ये अनुच्छेद 23 का उल्लंघन है। अगर कुछ भी दुरुपयोग होता है तो सीधे सीधे संविधान का अनुच्छेद 23 जो व्यवस्था हमको देता है उसका उल्लंघन होगा। तो महिला हो, बच्चे हो, इनका कोई अनैतिक व्यापार नहीं हो सकता, इन्हें गलत कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। अगला क्या व्यवस्था इन लोगों ने किया कि अनुच्छेद 23 में कहता है कि बेगार या बलात् श्रम नहीं होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि जो जबरदस्ती कार्य करे। बेगार का मतलब कि फ्री में, बलात् का मतलब जबरदस्ती। इसमें पहले से क्या व्यवस्था चली आ रही थी, जैसे आप थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखिए, जो राजा महाराजे होते थे वो क्या करवाते थे कि आप नहीं करने का कार्य इच्छा है, हम नहीं मजदूरी करेंगे, हम आपके यहाँ नौकरी नहीं करेंगे। अगर राजा महाराजों की इच्छा हो गई नहीं आपसे काम करवाना है तो आपसे काम करवाना है, तो यहाँ क्या करता था कि उनके जो कर्मचारी आते थे वो आपको उठा के ले जाते थे और वहां पर आपको जबरदस्ती कार्य करवाया जाता था। और कभी कभी ऐसा भी सुनने में आया कि बेगार भी करवाते थे, फ्री में काम लोग करते थे। तो हमने एक छोटा सा आर्टिकल पढ़ा था एक बार कि कुछ लोग आए थे ताजमहल देखने, एक दक्षिणपंथी व्यक्ति था, तो उसने जब देखा ताजमहल, सभी लोग ताजमहल को निहार रहे हैं, ठीक है, बड़ा अच्छा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है, उसने कहा कि खूबसूरत तो लग रहा है लेकिन इस ताजमहल से, भाई ताजमहल खूबसूरत है, खूबसूरत है तो दिखेगा भी खूबसूरत, लेकिन उसने जो शब्द कहे उस पर गौर करिए। उसने कहा कि ये ताजमहल जो इतना खूबसूरत है हमको भी खूबसूरत लग रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें से गरीबों के करुण क्रंदन की आवाज आ रही है। देखिए उसने कहां तक सोच लिया, ये सोचने के ऊपर निर्भर है। करुण क्रंदन की आवाज आ रही है, कहने का मतलब उसका यह था कि इसमें जो है गरीबों को जबरन कार्य करवाया गया होगा, पता नहीं मजदूरी मिली होगी कि नहीं मिली होगी, पता नहीं जबरन कार्य करवाया गया तो कैसे करवाया गया होगा, करवाया गया कि नहीं करवाया गया। लेकिन अगर ये ताजमहल बना है तो इसमें काफी धन का व्यय हुआ होगा, तो ये धन भी किससे लिया गया होगा, तो ये धन भी गरीबों से लिया गया होगा। अरे भाई कर वसूले जाते थे, आप लोगों को याद होगा कि कई अकाल पड़े थे भारत में, उसके बाद भी जो तत्कालीन सरकार थी उन लोगों ने जोर जबरदस्ती के साथ कर वसूला था। जैसे हम लोगों ने पीछे इतिहास में पढ़ा था, इतिहास क्लास में, कि जब अंग्रेजों का शासन सत्ता थी, जो भी पीछे शासन सत्ताएं चल रही थी, तो वो कर जो है किसानों से जोर जुल्म के साथ वसूलते थे। तो उसने कहा कि ये ताजमहल तो बहुत अच्छा दिख रहा है, खूबसूरत है, तो भाई खूबसूरत दिख रहा है, लेकिन इसमें से क्या है कि गरीबों के करुण क्रंदन की आवाज भी आ रही है, चाहे वो श्रम के हो या बेगार हो या बलात् श्रम हो या कर के रूप में हो, जो भी हो उसकी इच्छा थी, वो उसका कहने का मतलब था कि उसने जो भी कुछ समझा हो, लेकिन उसने कहा कि इसमें से हमें गरीबों के करुण क्रंदन की आवाज आ रही है। तो संविधान निर्माणकर्ताओं ने अनुच्छेद 23 लिखते समय कहा कि ना तो बेगार होगा, अर्थात फ्री में कार्य नहीं कोई करेगा, ना तो बलात् श्रम होगा, जबरदस्ती कार्य नहीं होगा कि कोई भी आया, बड़े आदमी हैं, आपको उठा के ले गया और जोर जबरदस्ती के साथ कहा नहीं काम करना है। जैसे आप बैठे हुए हैं क्लास में और आपका मन नहीं लग रहा है भाई हम नहीं पढ़ेंगे, आपसे कहा जाए नहीं क्लास में आप बैठ के पढ़िए, और बाकी आपके दोस्त जो भी हैं वो चले गए हैं खेलने के लिए, आप जबरदस्ती बैठा दिया गया तो आपकी गरिमा पे चोट पहुंचा, आपकी गरिमा गिर रही है। इसका मतलब है कि आपसे जोर जबरदस्ती के साथ कार्य करवाया जा रहा है, कार्य तो कर रहे हैं लेकिन जोर जबरदस्ती, अर्थात अनुच्छेद 23 का उल्लंघन है कि आपका शोषण हो रहा है। तो संविधान निर्माणकर्ताओं ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं चलेगा। और पहले से एक प्रथा चली आ रही थी, दास प्रथा। दास प्रथा संविधान निर्माणकर्ताओं ने कहा कि जो है दास प्रथा तो बिल्कुल नहीं चलेगी। आदमी की खरीद फरोख्त, आदमी को गुलाम बना के जो बंधक बना के कार्य कराते, ये बंधक वाला भी व्यवस्था इन लोगों ने बनाया कि जो बंधुआ मजदूर थे, ये बंधुआ मजदूरी भी अब नहीं चलेगी। बंधुआ मजदूरी नहीं चलेगी कि किसी को बांध के रख लीजिए, मजबूरन उसको पकड़ लीजिए, या किसी उसकी मजबूरी का फायदा उठाते हुए उसको बंधक बना के रख लीजिए और उससे मजदूरी करवाइए। और दास भी नहीं आप बना सकते किसी को, ये नहीं कि आप खरीद लीजिए या किसी से मजबूरी बस उसके जो फायदा उठा के उसको अपना दास बना लीजिए, उससे कार्य कराइए, ऐसा कुछ भी नहीं चलेगा। ये अगर ऐसा होता है तो अनुच्छेद 23 का सीधे सीधे उल्लंघन माना जाएगा। एकदम पहले से इस दास प्रथा को समाप्त करने का प्रावधान किया गया था। जैसे हम लोग जब मध्यकालीन भारतीय इतिहास पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि 1562 ईस्वी में अकबर ने दास प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया, और फिलहाल आधुनिक भारत में 1843 ईस्वी में
ये जो गंभीर बीमारी थी दास प्रथा, इसको समाप्त करने का प्रयास किया गया और पूरी तरह से कहा जा सकता है कि ये समाप्त भी हो गई। लेकिन फिलहाल उसके बाद भी संविधान निर्माणकर्ताओं को ये डर समाया हुआ था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये प्रथा फिर से शुरू हो जाए, इसलिए इन लोगों ने अनुच्छेद 23 लिखते समय साफ साफ स्पष्ट शब्दों में उल्लेख किया कि ना तो मानव दुर्व्यापार होगा, ना तो महिलाओं बच्चों का अनैतिक व्यापार होगा, ना तो बधुआ मजदूर किसी को रखा जाएगा, ना तो बलात्कार या बेगार श्रम होंगे, या किसी को दास भी नहीं बनाया जाएगा। इन सबका इन लोगों ने स्पष्ट उल्लेख किया और कहा कि अगर कोई ऐसा भी है कि आपको ले जाए मजदूरी के, चलिए हम मजदूरी का आपसे कर रहा है, आप हमारे यहाँ कार्य करिए, हम आपको पैसा देते हैं, और जो उस समय का मजदूरी चल रही है उससे कम मजदूरी देता है, उससे कम पैसे देते हैं। भाई अगर वो उससे कम पैसा देगा, जैसे मान लीजिए आपकी मजदूरी बनती है 500 रुपया, 200 रुपया, 1000 रुपया, और आपको ले जाए उससे कम दे, तो आपकी गरिमा पे चोट पहुंचेगी। भाई मानव जो दुर्व्यवहार है उसमें क्या है कि आप जो एक स्वाभिमानी जीवन जीने का, गरिमामय जीवन जीने का अधिकार मिला हुआ है, उस पर आपका उल्लंघन है। भाई मिलती है हमको मजदूरी 500, 1000, 2000 और हमको ये कम दे रहे हैं। अगर ऐसा भी कोई करता है तो सीधे सीधे अनुच्छेद 23 का उल्लंघन माना जाएगा, अर्थात वो व्यक्ति आपका शोषण कर रहा है। अरे भाई अगर सफल नहीं होता तो आप उससे लड़ झगड़ के भी ले लेते या कानून का सहारा लेके ले लेते, लेकिन अगर वो जबर है, जैसे शक्तिशाली है, तो वो उससे आप चुपचाप कहेंगे चलिए ठीक है दीजिए, लेकिन ये अच्छा काम नहीं है, तो ये क्या हुआ कि आपकी गरिमा के खिलाफ है और ये सीधे सीधे अनुच्छेद 23 का उल्लंघन है। आप इसके लिए कानून का सहारा ले सकते हैं और वो आदमी मुसीबत में फंस सकता है। इन सब व्यवस्थाओं के साथ साथ ये अनुच्छेद 23 का जो है स्पष्ट उल्लेख किया संविधान निर्माणकर्ताओं ने। संविधान निर्माणकर्ताओं ने कहा हमने तो लिख दिया ठीक है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि इनका अनुपालन ही ना हो, हमने लिख दिया और अनुपालन ना हो। तो इन लोगों ने व्यवस्था बनाई। संविधान निर्माणकर्ताओं ने कहा कि इसके अलावा भी एक अनुच्छेद लिखिए। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 35 का उल्लेख किया। और अनुच्छेद 35 में क्या इन्होंने लिखा? इन्होंने यही लिखा कि संसद को यह अधिकार होगा, क्या होगा कि संसद को यह अधिकार होगा कि इन कानूनों के अनुपालन में, इन कानूनों की व्यवस्था बनाने में आप कानून बना सकते हैं, नियम बना सकते हैं। और इस अनुच्छेद 35 का संसद सर्वप्रथम पहली बार उपयोग करते हुए 1976 ईस्वी में एक अधिनियम पारित करती है। कौन सा अधिनियम पारित करती है? बधुआ मजदूर प्रणाली उन्मूलन अधिनियम, अधिनियम 1976। इस अधिनियम के तहत यह व्यवस्था बनाई गई कि अगर कोई भी इन कानूनों का उल्लंघन करता है, अगर इन कानूनों के उल्लंघन के तहत कानून को जानकारी हुई कि फला आदमी ने उस आदमी का शोषण किया है या उस आदमी के साथ उसके गरिमा के खिलाफ वो कार्य करवा रहा है, तो कानून उसे सजा देगी। इसमें पारित हुआ बधुआ मजदूर प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976। बधुआ मजदूर प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976 की तरह पूरी तरह से व्यवस्था काबू में कर ली गई और व्यवस्था के तहत यह बनाया गया कि अगर कोई भी इसका उल्लंघन करता है तो उसे कानून के तहत सजा दी जाएगी। लेकिन कुछ ही समय के बाद संसद को यह लगना शुरू होगा, सरकार को यह लगना शुरू हुआ कि इन्हीं कानूनों से केवल कार्य नहीं चल रहा है, थोड़ा सा कानून और भी मजबूत बनाना चाहिए। और अगर इस कानून के तहत अगर सभी लोगों को एग्जर्व किया जाएगा तो यह अच्छा रहेगा। इसके लिए संसद ने क्या किया? एक अधिनियम बनाया, महिला एवं बाल अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1986। इस अधिनियम के तहत व्यवस्था बनाई गई कि अगर कहीं भी, चाहे वो महिला हो, बच्चे हो, अगर उनका अनैतिक व्यापार या उनके शोषण हो रहा है किसी भी तरह के प्रकार से, अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो सीधे सीधे उसे कानून का उल्लंघन माना जाएगा, संविधान का उल्लंघन माना जाएगा, संविधान के अनुच्छेद 23 का उल्लंघन माना जाएगा। और इसके लिए अधिनियम 1986 में पारित कर दिया गया कि अगर कुछ भी होता है गलत किसी के साथ, चाहे वो बच्चा हो, महिला हो, पुरुष हो, कोई भी हो, तो उसे कानूनन सजा दी जाएगी।
इस तरीके से समाज की जो एक गंभीर बीमारी थी, एक रोग जो फैल चुका था, उसको समाप्त करने का प्रयास किया गया और सरकार पूरी तरह से इसमें सफल भी हुई। कुछ समय के बाद एक प्रश्न उठना शुरू हो गया कि ये तो ठीक है, जिन्हें स्वतंत्रता मिली हुई है, जो जी रहे हैं अपनी स्वतंत्रता, वो तो ठीक है, लेकिन ये जो कैदी हैं, जिन्हें अमूमन कहा जाता था, पहले स्वतंत्रता आंदोलन में कहा जाता था, हमारे ही कुछ महान व्यक्तित्वों ने कहा कि जो कैदी हैं वो मरे हुए नागरिकों के समान हैं, और शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया था। तो इन लोगों को, जो कैदी हैं, इन्हें कैसा कानून का लाभ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? कौन सा कानून? कि उन्हें जो मजदूरी कराई जा रही है, बेगार या बलात्श्रम नहीं, लेकिन जो मजदूरी कराई जा रही है, कैदी जीवन, जो जेल में कारागार में बंद हैं, उनसे भी तो कुछ कार्य करवाए जाते हैं, तो उन्हें मजदूरी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? उनको उचित परिश्रम की मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? तो इस पर एक वाद हो गया। वाद कौन सा हुआ? दीना बनाम भारत संघ, ये 1983 ईस्वी में दीना जी ने भारत सरकार के ऊपर मुकदमा कर दिया और मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में, जो ये वाद हुआ था, इसने फैसला दिया, कहा नहीं, वो बेशक कारागार में बंद है, बेशक कैदी हैं, लेकिन उन्हें भी उचित पारिश्रमिकी मिलनी चाहिए। अगर उन्हें भी उचित पारिश्रमिकी नहीं मिल रही है तो इसका मतलब है कि अनुच्छेद 23 का पालन नहीं हो रहा है, और अगर अनुच्छेद 23 का पालन करवाना है तो चाहे कोई भी मजदूरी करे, क्यों नहीं, वो जो मृत्यु दंड प्राप्त कैदी है, क्यों नहीं कर रहा है, उसे भी उचित पारिश्रमिकी मिलना चाहिए। यह अनुच्छेद 23 के तहत प्रावधान है कि कोई भी कार्य करे, चाहे जैसा भी व्यक्ति हो, अगर वो कार्य कर रहा है तो उसे उचित पारिश्रमिकी मिलनी चाहिए। अगर कारागार वाले या कोई भी अगर ऐसा व्यक्ति है कि जो किसी को पारिश्रमिकी देने से मना कर रहा है, तो सीधे सीधे अनुच्छेद 23 का उल्लंघन है, और अगर अनुच्छेद 23 का उल्लंघन करता है तो उसे कानून के तहत सजा दी जाएगी। अब इन सब व्यवस्थाओं के तहत शासन सत्ता चलना शुरू होती है, लेकिन संविधान निर्माणकर्ताओं ने पुनर्विचार किया कि देखिए, सब कुछ तो व्यवस्था ठीक ठाक है कि सब जनता को ही दे रहे हैं, हम अपने नागरिकों को ही दे रहे हैं। देखिए, हमारे संविधान निर्माणकर्ताओं ने कितना अच्छा संविधान को सजाया है, किसी भी प्रकार की कहीं भी कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ा। उन लोगों ने कहा कि ये तो हम अपने नागरिकों को दे रहे हैं, अच्छी बात है भाई, नागरिकों को सुविधा दे रहे हैं, नागरिकों से ही देश चलता है, लेकिन अगर देश ही नहीं रहेगा तो नागरिक कहाँ रहेंगे? इसलिए उन लोगों ने कहा कि कुछ सरकारों को भी अधिकार देना चाहिए। सरकारों को अधिकार कैसा देना चाहिए? जैसे इसमें कहा गया कि बेगार और बलात्श्रम नहीं होंगे। मान लीजिए अभी किसी ने आपके देश के ऊपर आक्रमण कर दिया और आपसे कहा गया कि आप जो हष्ट पुष्ट हैं, जो ताकतवर व्यक्ति हैं, उनसे कहा गया कि चलिए आपको देश की सेवा के लिए जरूरत है, अर्थात आप सेना में भर्ती हो जाइए। तो आप कहना ना भैया लड़ाई हो रही, हम नहीं जाएंगे, हम इस समय कतई नहीं जाएंगे, आप चाहे जैसे भी कर लीजिए। तो आपके साथ जोर जबरदस्ती नहीं हो सकती। क्यों? अनुच्छेद 23 सीधे कहता है कि बलात्श्रम नहीं होंगे। बेगार की बात नहीं, बेगार तो सरकार पारिश्रमिकी देगी ही देगी, लेकिन बलात्श्रम नहीं हो सकते। आपने मना कर दिया, सरकार खड़ी, क्योंकि अगर आप जोर जबरदस्ती करेंगे तो अनुच्छेद 23 का उल्लंघन है, और अनुच्छेद 23 के तहत आप कोर्ट जा सकते हैं। पर कोर्ट, अब आपको पता है कि जब लिख दिया गया तो कोर्ट उसी हिसाब से फैसला करेगी। तो यहाँ पर संविधान निर्माणकर्ताओं ने कहा कि नहीं, सरकार को भी कुछ अधिकार देना चाहिए, अर्थात कुछ ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए कि जो है जरूरत पड़े आपको देश की, भाई देश नहीं रहेगा तो कानून लेके बैठे रहिए, क्या करेंगे कानून लेके? तो इसलिए यहाँ पर व्यवस्था बनाई गई कि नहीं नहीं, हम नागरिकों को व्यवस्था दे रहे हैं, लेकिन शासन सत्ता को चलाने वाले जो लोग हैं उनको भी कुछ अधिकार दिया जाए। तो इस तरीके से इसमें लिखा गया अनुच्छेद 23 का 2। अनुच्छेद 23 के 2 में यह व्यवस्था बनाई गई कि अगर सरकार को यह लगता है, जैसे सार्वजनिक प्रयोजन हेतु, व्यक्तिगत प्रयोजन नहीं हो, सार्वजनिक प्रयोजन है, तो अगर वो सरकार को ये लगता है कि नहीं नागरिकों से हमें कार्य करवाना है और ये जरूरी है, तो वो क्या कर सकते हैं? अनिवार्य सेवा लागू कर सकते हैं। सरकार अनिवार्य सेवा लागू कर सकती है, बशर्ते इस बात का ख्याल रखा जाए कि कुछ चीजों का उल्लंघन ना हो, जैसे कि जन्म स्थान कौन सा है, आपका लिंग क्या है, आप किस धर्म के हैं, कहाँ के निवासी हैं,
ये सब चीजों से आपको परे रख के अनिवार्य सेवा लागू की जा सकती है। ये नहीं कि आपके साथ भेदभाव किया जाए कि आप उच्च कुल के हैं तो आप नहीं जाएंगे, आप निम्न कुल के हैं तो आप चलिए, या आप निम्न कुल के हैं आप नहीं जाएंगे, आप उच्च कुल के हैं तो चलिए, या आपका जन्म यहाँ पर हुआ है तो आप नहीं जाएंगे, यहाँ पर जन्म वाले चलेंगे, या आपका जन्म यहाँ नहीं हुआ है तो इसलिए हम आपको ले चलेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं चलेगा। जात, लिंग, जो भी पहले से हम लोगों ने पढ़ा था कि इन आधारों पर जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो उन आधारों पर आपसे भेदभाव नहीं किया जाएगा कि इस जात के हैं तो आप चलिए, या इस जात के आप नहीं है तो इस जात के ना होने के कारण आपको नहीं लिया जाएगा। तो उसमें संविधान निर्माणकर्ताओं ने कहा कि सार्वजनिक प्रयोजन हो अनिवार्य सेवा लागू कर सकती है सरकार। अनिवार्य सेवा के तहत सबको पकड़ के ले जाया जा सकता है, कार्य करवाया जा सकता है। भाई पकड़ के नहीं, आपको एक प्रोसेस के तहत ले जाया जा सकता है और अनिवार्य सेवा के तहत आपसे कार्य करवाया जाएगा। लेकिन व्यक्तिगत प्रयोजन नहीं होना चाहिए, सार्वजनिक प्रयोजन होना चाहिए और उसमें भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस तरह प्रकार से अनुच्छेद 23 का स्पष्ट उल्लेख। लोगों ने अनुच्छेद 23 देख लिया। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 क्या है? बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। बालकों के नियोजन का प्रतिषेध अर्थात अनुच्छेद 24 में यह व्यवस्था किया गया कि जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, उनके बारे में इसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, उनके बारे में इसमें उल्लेख किया गया। जब संविधान निर्माणकर्ताओं ने संविधान का निर्माण किया तो उसमें कहा गया कि हमने तो सबके लिए व्यवस्था कर दिया कि जो वयस्क हैं उनसे ऊपर वालों की व्यवस्था हो गई, लेकिन जो इससे कम है, वयस्कों से जो नीचे हैं, उनके बारे में कौन चर्चा करेगा? अगर उनके बारे में चर्चा नहीं की जाएगी तो उनका शोषण होगा, और उनका शोषण होगा। जो छोटे बच्चे हैं इनको मालूम भी नहीं कि हमारा शोषण कैसे हो रहा है, यार कितने स्तर पर हो रहा है, कौन कौन कर रहा है, और अगर इनके लिए कोई अधिकार की बात नहीं की जाएगी तो इनका शोषण होता रहेगा। तो संविधान निर्माणकर्ताओं ने अनुच्छेद 24 का उल्लेख किया और इसमें स्पष्ट उल्लेख किया। अनुच्छेद 24 के तहत ही व्यवस्था बनाई गई कि बच्चों के जीवन और स्वास्थ्य की देखभाल करना सरकार की जिम्मेदारी है। अनुच्छेद 24 के तहत उनके स्वास्थ्य और जीवन रक्षा की बात की गई। तो इसमें संविधान निर्माणकर्ताओं ने कहा कि हमने भाई सबकी व्यवस्था कर दिया कि भाई ठीक है कि आप जो है इस व्यवस्था के तहत आपको स्वतंत्रता मिली है या आपका अधिकार है। वयस्कों का तो हो गया, लेकिन छोटे बच्चों का भी कुछ ना कुछ उल्लेख करना पड़ेगा। तो इसलिए इन लोगों ने अनुच्छेद 24 का उल्लेख किया। और आप एक बात यहाँ ध्यान रखिए, सभी अनुच्छेदों का कोई ना कोई अपवाद है, लेकिन इसका कोई अपवाद नहीं है। इसका कोई अपवाद नहीं। कई बार पेपर में पूछा है कि हमारे संविधान निर्माणकर्ताओं ने कौन सा अनुच्छेद ऐसा बनाया कि इसका कोई अपवाद नहीं है। अपवाद का मतलब कि व्यवस्था है तो व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था बनी रहेगी। अब क्या लिखा गया इसमें कि भाई इनके जीवन रक्षा की जरूरत है, स्वास्थ्य की जरूरत है, भाई देखभाल करने की जरूरत है। तो इनसे कहा गया कि जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, ये खान या कारखानों या जोखिमपूर्ण स्थल जो है, जोखिमपूर्ण स्थल है, वहां पर ये कार्य नहीं करेंगे। इनके लिए व्यवस्था बनाइए कि अगर इनको मजबूरी में कार्य करना भी है तो इन खतरनाक स्थानों को छोड़ के जो है ऐसा कार्य करेंगे जिससे कि दिक्कत ना हो, इनका शोषण ना हो। अब यहाँ पर एक समस्या फंस गई कि इनके जीवन रक्षा की भी बात है, स्वास्थ्य के भी देखभाल की जिम्मेदारी है, और यहाँ कहा जा रहा है कि जोखिमपूर्ण कार्य भी नहीं होने चाहिए, कारखाने में कार्य भी नहीं करेंगे जिससे इनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। तो यहाँ पर हमको कैसे पता चलेगा? मेरे संविधान निर्माणकर्ताओं ने आपस में विचार विमर्श किया, तो ये पता कैसे चलेगा कि यहाँ पर ये जोखिमपूर्ण कार्य है या इन कारखानों में कार्य नहीं करना चाहिए? तो संविधान निर्माणकर्ताओं ने कहा कि ये सरकार का व्यवस्था है, संसद की व्यवस्था है कि इनका उल्लेख करे। इसका प्रयोग करते हुए संसद ने क्या किया कि बालकों के नियोजन का प्रतिशत तथा जो कम उम्र के बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य और देखभाल की रक्षा की जिम्मेदारी जब संसद ने दे दी गई तो संसद ने एक कानून पारित किया और कहा कि जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं तो इनको तो स्कूल में होना चाहिए, इनको शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। अभी भाई खेलने को और खाने और घूमने की उम्र है, पढ़ाई की उम्र है, तो इन्हें खानों में कैसे रखा जाएगा?
हमने जो आपको पीछे पढ़ाया था तो हमने कहा था ना कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। संविधान में बाद में संशोधन करके बनाया गया कि इन्हें अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए। तो यहाँ बताया गया कि खान कारखाने और जोखिमपूर्ण कार्यों में अगर ये लोग कार्य करेंगे या किसी भी स्थान पर कार्य करेंगे तो ये नुकसानदायक होगा। तो इसलिए संसद ने क्या किया कि 1986 ईस्वी में एक अधिनियम बनाया। कौन सा? बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 बन गया। और इस बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम, बाल श्रम प्रतिषेध विनियमन अधिनियम 1986 के तहत व्यवस्था बनाने का प्रयास किया गया। और ये कुछ समय के बाद जो है ये 2006 में सरकार ने एक अधिसूचना जारी किया और अधिसूचना के तहत ये व्यवस्था बनाई कि ये जोखिमपूर्ण कार्यों को हम स्पष्ट उल्लेख कर रहे हैं कि कौन कौन से जोखिमपूर्ण कार्य हैं। और क्या इस अधिसूचना में उसने स्पष्ट कहा? इसमें कहा कि जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं ये घरों और होटलों में कार्य नहीं करेंगे। अगर ऐसा कोई करवाते हुए पाया जाता है तो उसे अनुच्छेद 24 के तहत, और ये व्यवस्था जो अभी बालकों के शोषण के विरुद्ध अधिकार था, बालकों के नियोजन का प्रतिषेध था, उसका उल्लंघन माना जाएगा। और बाल श्रम प्रतिषेध विनियमन अधिनियम 1986 के तहत उसे कानूनी रूप से दोषी ठहराया जाएगा और कानून के तहत उसे सजा दी जाएगी। कहाँ कहाँ? घरों में हो, होटलों में हो, छोटे बच्चों से कार्य नहीं करवाया जाएगा। और क्या हुआ कि इन जोखिमपूर्ण का व्यवसायों का भी उल्लेख कर दिया गया। इसमें कहा गया कि 13 व्यवसाय ऐसे हैं जो जोखिमपूर्ण श्रेणी में आते हैं। इन 13 व्यवसायों में कोई भी बच्चा कार्य नहीं करेगा। हम यहाँ 13 व्यवसायों का उल्लेख नहीं करेंगे कि कौन कौन से 13 व्यवसाय, क्योंकि यहाँ से पेपर में प्रश्न नहीं आता है। इसलिए हम केवल इतना ही जानते हैं कि 13 व्यवसाय की श्रेणी का उल्लेख किया गया 2006 की अधिसूचना के द्वारा, घरों और होटलों में कार्य नहीं करने की। इसमें और क्या व्यवस्था बनाई गई कि अगर इसके तहत आपको पाया जाता है कि आप दोषी हैं, आप इस तरीके से कार्य कर रहे हैं कि जो अनुच्छेद 24 और 1986 ईस्वी के अधिनियम का सीधे सीधे गलत उपयोग कर रहे हैं, तो आपको 3 माह या 1 वर्ष की सजा हो सकती है, कारावास हो सकता है, या 10,000 का जुर्माना हो सकता है। 10,000 का जुर्माना हो सकता है, या इन दोनों के तहत आपको दंडित किया जा सकता है कि 3 माह या 1 वर्ष या 10,000 जुर्माना, इन दोनों को आपको दंडित किया जा सकता है। इस तरीके से व्यवस्था बनाने का प्रयास किया गया कि बच्चों का जो है शोषण नहीं होना चाहिए। अपवाद था नहीं, इसलिए इसका सीधा सीधा लागू होना था। भाई बच्चे हैं, उनके स्वास्थ्य और जीवन रक्षा की जिम्मेदारी थी। तो इस तरीके से ये व्यवस्था बनाई गई। शासन सत्ता ठीक ठाक चल ही रही थी, लेकिन अब देखिए यहाँ पर एक समस्या खड़ी हो गई। समस्या क्या क्रिएट हुई? समस्या क्रिएट ये हुई कि ये तो 5 से 14 वर्ष के बच्चों की बात कर रहा है कि भाई 5 से 14 वर्ष के बच्चे जो है घरों होटलों में कार्य नहीं करेंगे। और उधर क्या वयस्कों की बात कर रहा था, बीच वाले कहाँ जाएंगे? जैसे मान लीजिए आज वयस्क कौन से हैं? 18 के ऊपर वाले वयस्क हैं। और यहाँ क्या कर रहा है कि 14 से नीचे वालों की, अरे भाई 0 से 5 वाले जो हैं, जो छोटे बच्चे वो अपने घरों में रहते हैं, उनकी देखभाल उनके घर वाले करते हैं, माँ बाप परिवार वाले करते हैं। और सबसे सेफ, सबसे सुरक्षित जगह कौन सा है? तो माँ बाप का जो है आंगन है। तो यहाँ उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो अपने घर में है, सुरक्षित है। लेकिन हमने 5 से 14 वर्ष वालों की व्यवस्था कर दिया। लेकिन उसके ऊपर जो है जैसे 15, 16, 17, उसके बाद 18 आते हैं, तो इन लोगों की बात कौन करेगा? तो यहाँ पर क्या किया गया, इस अधिसूचना जो बाल श्रम प्रतिषेध विनियमन अधिनियम 1986 जो अधिसूचना जारी की गई थी, तो इसमें संशोधन किया गया। कौन से? 1986 वाले अधिनियम में संशोधन कब किया गया? 2016 में। 2016 में संशोधन किया गया और बनाया गया बाल श्रम उन्मूलन अधिनियम। इसमें यह कहा गया कि ये जो जोखिमपूर्ण कार्य हैं, कौन कौन से? खान कारखाने और जोखिमपूर्ण, इसमें 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे भी नहीं कार्य करेंगे। इसमें जो 13 व्यवसाय हैं, और ये
तीन जो व्यवस्था, खान, कारखाने या जोखिमपूर्ण कार्य है, यहाँ तो कोई कार्य ही नहीं करेगा। 14 वर्ष से बच्चे तो काम करेंगे ही नहीं। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे ये तो काम ही नहीं करेंगे। इन्हें केवल क्या है, पढ़ना है और खेलना है, इनके स्वास्थ्य की देखभाल करने है। लेकिन ये उससे ऊपर वाले बच्चे जो हैं, तो इन 3 स्थलों में, खान, कारखाने या जो 13 व्यवसाय खतरनाक श्रेणी में आते हैं, उनको छोड़ के काम तो कर सकते हैं, लेकिन 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे कार्य ही नहीं करेंगे। इस प्रकार से एक व्यवस्था के तहत अनुच्छेद 24 को लागू करने का प्रयास किया गया और यह लगभग सफल भी रहा। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर हमारी क्लास को दोबारा देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आइए, एजुकेशन एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पर देखना चाहते हैं तो एजुकेशन पॉइंट को फॉलो करें।